क्लास 12 लेसन 1 जीवों में जनन। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ साइकिल, जीवन अवधि क्या होती है। जीव के जन्म से मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष तक हो सकता है। किसी जीव के जीवन अवधि आवश्यक रूप से आकार साइज से समझने, यानी आकार से लेना देना नहीं है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, कौवे और तोते का आकार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उनकी जीवन अवधि में बहुत अंतर है। ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कौवा का देखिए 15 वर्ष है, तोते का देखिए 140 वर्ष है। इसके लाइफ साइकिल में ज़्यादा अंतर है, लेकिन साइज में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम साइज पे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ जीवों के अनुमानित जीवन अवधि है। जैसे हाथी का है 65 से 90 वर्ष, गुलाब का है 5 से 7 वर्ष, कुत्ते का है 20 से 30 वर्ष, तितली का है 1 से 2 हफ्ते, कौवे का है 15 वर्ष जान चुके हैं, तोते का है 140 वर्ष, केला का है 20 से 25 वर्ष, गाय का है 15 से 25 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष, फल मक्खी जिसे ड्रासोफिला कहते हैं 20 से 30 दिन होता है, घोड़ा का होता है 62 वर्ष, धान का 3 से 2 महीने, कछुआ का 100 से 150 वर्ष, बरगद का 200 से 300 वर्ष। बरगद ज़्यादा लाइफ साइकिल बरगद की होती है। अपना ले लें मनुष्य का तो 100 वर्ष तक मान सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की जो लाइन है उसके आगे अपना भी जान लें तो 100 वर्ष तक होता है। और ये एमसीक्यू में दे सकता है, नीट एग्ज़ाम में भी ये कुछ इसमें से दे सकते हैं एमसीक्यू रूप में। नेक्स्ट, अब जनन, जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन क्या होता है? सबसे पहले सभी जीवधारी अपने समान एक छोटे से संतान को जन्म देता है, इस क्रिया को जनन कहते हैं। यानी सभी जीवधारी क्या करते हैं, अपने जैसे एक संतान की उत्पत्ति कर देते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जैसे जीव जनन अपनी वंशागति को बनाए रखने के लिए करते हैं, जैसे उनकी वंशागति बने रहे, आगे उनकी पीढ़ियां चलती रहें, इसलिए वो जनन करते हैं। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को निरंतरता, वही बात है, वो निरंतरता को बनाए रखते हैं। जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक का मतलब ए का मतलब एक होता है, यानी इसमें ओनली वन, केवल एक बॉडी इन्वॉल्व होती है, यानी मदर बॉडी। और लैंगिक यानी सेक्सुअल मतलब 2 मेल और फीमेल होते हैं। अब पहला अलैंगिक जनन, जब संतान की उत्पत्ति एक जनक यानी माता द्वारा होती है तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी एक ही बॉडी से नया जीव की उत्पत्ति हो जाएगी, इसे हम कहेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आकार तथा आनुवंशिक रूप से एक समान होता है।
अतः इसे क्लोन भी कहते हैं। यानी अलैंगिक जनन वाला जो जीव उत्पन्न होगा वो अपने मदर बॉडी के सेम टू सेम होगा। अब क्लोन शब्द जहाँ भी आए, ये पूछा भी गया है आपकी बार शायद, तो क्लोन का मतलब होता है एकदम जैसे फोटो कॉपी कराते हैं आप, एकदम सेम टू सेम होता है, इसी तरह से इसे कहेंगे क्लोन। अब जीवों में अलैंगिक जनन के उदाहरण, जैसे कौन से जीव में कौन सा जनन, किस टाइप का अलैंगिक जनन होता है, इसको जान लें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्ट में जाएंगे। ईस्ट में अलैंगिक जनन, ईस्ट आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुल द्वारा यानी कलिका या बर्ड द्वारा होता है। इंग्लिश में इसे बर्ड कहते हैं, हिंदी में मुकुल कहते हैं या कलिका भी कहते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम को समझें। ईस्ट की जनन कोशिका में ये ईस्ट की कोशिका है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे बर्ड बनना शुरू होता है और इसमें से केंद्रक यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक्सचेंज होना शुरू होता है। यहाँ पे एक्सचेंज हो चुका है और ये फिर बंद हो जाता है और ये अलग हो जाता है प्लांट से, और जो भी है इससे ईस्ट से अलग होकर के और नए ईस्ट को जन्म देता है। तो ईस्ट में किसके द्वारा होगा, याद रखना है, बर्ड के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में। अब एक फ्लो चार्ट भी इसका है, ऐसे आ जाए ईस्ट में अलैंगिक जनन समझाएं तो ये बनाना, डायग्राम बनाना है। ईस्ट में अलैंगिक जनन का फ्लो चार्ट देख लीजिए। ईस्ट की जनन कोशिका और कलिका का बनना शुरू हो गया, जेनेटिक मटेरियल चला जाता है, परिपक्व कलिका बन जाती है, फिर कलिका ईस्ट से अलग होकर नए ईस्ट को जन्म देती है। सेकेंड देखिए, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है। जैसे प्रोटिस्टा में जाएंगे तो अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना आप पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, इसको बताने की जरूरत नहीं है ETC। मेन इसमें NCERT में अमीबा को दिखाया गया है। अमीबा में द्विविभाजन होता है, यानी बाइनरी फिजन जिसको कहते हैं द्विविभाजन, यानी एक सेल दो भाग में बढ़ जाती है और यानी एक से दो बन जाते हैं और दो भाग में, इसी को कहते हैं हम द्विविभाजन। देखिए इसका एक डायग्राम है, इसका अमीबा का, ये अमीबा का डायग्राम है। इस केंद्रक है, खाद्यान्नी है और बहुत सारी चीज़ हैं। तो ये सेल क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसमें ये लंबन हो रहा है इसका, और उसके बाद इससे केंद्रक बंटना शुरू हो जाते हैं और केंद्रक अपोजिट पोल में चले जाते हैं। फिर केंद्रक अलग चले जाते हैं, यहाँ पे दब जाती है सेल और ये फिर अलग होकर के नए दो अमीबा बना लेते हैं। इसको कहते हैं बाइनरी फिजन या द्विविभाजन कहते हैं। तो अमीबा में पूछा जाए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो द्विविभाजन होता है। क्या होता है, द्विविभाजन। अब आइए, अब सॉरी, अमीबा का फ्लो चार्ट देख लीजिए एक बार। परिपक्व अमीबा जनन को केंद्रक में लंबाई में वृद्धि हुई, कोशिका बीच में दबने लगती है और केंद्रक विभाजन होने लगता है। केंद्रक पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है चौथे स्टेप में। पांचवें स्टेप में कोशिका पूर्ण रूप से अलग हो जाती है और दो नई कोशिका को बन जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे क्लेमाइडोमोनास के बारे में। क्लेमाइडोमोनास आप पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, ये एल्गी में आता है। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन, यानी अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, चल बीजाणु, जू स्पोर द्वारा। किसके द्वारा, जू स्पोर, यानी चल बीजाणु द्वारा होता है, याद रखना है। इसको कहते हैं जू स्पोर, चल बीजाणु, और इनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये है क्लेमाइडोमोनास और ये है जू स्पोर यानी चल बीजाणु। अब हम देखेंगे चौथा पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम शायद एक आध बार नीट में पूछ लिया है कहीं या जिपमर में। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कोनिडिया। ये देखिए पेनिसिलियम का डायग्राम है और ये ऊपर है कोनिडिया। ये कोनिडिया टूट करके नए पेनिसिलियम को जन्म देते हैं। अब आइए पांचवा हाइड्रा को देखिए। हाइड्रा भी पढ़ चुके हैं आप,
इसको बताने की जरूरत क्लास 11th में। हाइड्रा में कैसे अलैंगिक जनन होता है, इसमें भी कलिका बर्ड द्वारा होता है। ये हाइड्रा है, इसका मुख है, और यहाँ से ये बर्ड होता है, ये बर्ड टूट करके अलग होकर के नया बना। अब स्पंज में आ जाएंगे, स्पंज भी पढ़ चुके हैं। तो स्पंज में अलैंगिक जनन जेम्यूल द्वारा होता है, याद रखना ये है जेम्यूल, और इस जेम्यूल के द्वारा नया स्पंज बन जाता है। अलैंगिक जनन इसके द्वारा होता है। अब आगे चलें। अब कुछ पादप में अलैंगिक जनन या कुछ पादप में कायिक जनन। कायिक जनन से जानते हैं पादप, कुछ ऐसे पादप हैं जिनमें कायिक जनन भी कह सकते हैं उसे। तो उनका उदाहरण कुछ देख लीजिए। कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है, क्योंकि इसमें भी एक ही जनक होता है। इससे पादप कोई भी पादप का कोई भी भाग अलग होकर के नया पादप बना लेता है। जैसे आलू में देखेंगे, एग्जाम्पल है आलू। तो आँख, जैसे आलू है, आलू में जब हम रख देते हैं तो उसमें से आँख निकल जाता है, उसके द्वारा हो जाता है ये। अदरक में प्रकंद द्वारा, उसके प्रकंद से बन जाते हैं। अगर यानी प्याज में बुलबुल, जो प्याज को रखेंगे तो उसमें से निकल जाते हैं, उसके द्वारा होता है। ब्रायोफाइलम याद रखना है, जिसको पत्थर चट्टा कहते हैं। ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इसके पत्ती के कलिका द्वारा, यानी पत्ती में कलिका बन जाता है, और उसके द्वारा ये नया प्लांट बना लेता है। तो ब्रायोफाइलम यानी पत्थर चट्टा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये शायद पीछे मैं पूछा हूँ कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो अपनी पत्ती द्वारा जनन करता है। तो ये आएगा ब्रायोफाइलम पत्थर चट्टा। जल हास्यंत जलकुंभी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जल हास्यंत यानी जिसको जलकुंभी हम देखते हैं तालाबों में, बहुत सारे जलकुंभी हैं। उसमें जनन किसके द्वारा होता है? भूस्तरिका, याद रखना है, किसके द्वारा? भूस्तरिका द्वारा। केला में प्रकंद द्वारा। अब नोट पॉइंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये भी नीट के लिए या फिर MCQ आ सकता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। जल हास्यंत यानी क्या होता है? जलकुंभी को बंगाल का अकाल भी कहते हैं। बंगाल में ये इसलिए अकाल कहते हैं क्योंकि बंगाल में बहुत सारे तालाब होते हैं, और ये तालाब में आ जाने के कारण, जब ये तालाब में आ जाते हैं तो सनलाइट नहीं जा पाता है, और तालाब का ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। तो इसलिए बंगाल का अकाल कहा गया था, क्योंकि बंगाल में मछली ज़्यादा पालते हैं, और ये इसके कारण उनमें अकाल आ गया था। और यह ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है, यानी जो जल ठहरा होता है जैसे तालाब का, उसमें पाया जाता है खरपतवार है। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, यानी जल से क्या करता है? ऑक्सीजन को खींच दे, जिसके परिणामस्वरूप मछलियाँ मर जाती हैं। यह अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय में फैल जाता है, यानी बहुत कम समय में ही यह जलाशय में फैल जाता है, और अपने आप जलाशय को ढक लेता है। इससे छुटकारा पाना कठिन बहुत होता है, यानी इसको अगर थोड़ा सा भी रह जाता है इसका, तो फिर पूरे तालाब में ये फैल जाता है। जलकुंभी आप समझते ही होंगे, तालाब में बहुत हो जाते हैं लगभग। तो बंगाल का काल क्यों कहते हैं? बंगाल में ज़्यादातर तालाब हैं, और उन तालाबों में ये आ गए थे जिनके कारण मछलियाँ मर गई थी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है कुछ इससे रिलेटेड, जो आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तोता का जीवन अवधि कितना होता है? पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जीवों के। अगर आप सही से पढ़ेंगे इसे सॉल्व कर ले जाएंगे, और भी क्वेश्चन लगाने का पूरा तैयार करने की कोशिश करें, जितना भी हो सके तैयार कर लें। बहुत ईजी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा।
जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, ये भी एक क्वेश्चन। किस पादप में कायिक जनन पत्ती द्वारा होता है, ये क्वेश्चन अभी बताया गया था। अलैंगिक जनन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अलैंगिक जनन की परिभाषा विस्तृत वर्णन कर दीजिए। लेकिन क्लोन शब्द की परिभाषा यह किस जनन में होता है, ये भी बता दीजिए। और जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। इतने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन। अब आगे अगला देखते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसमें 2 जनक होते हैं। जब 2 जनक विपरीत लिंग वाले, यानी जब 2 जनक हैं, यानी जैसे माता पिता यानी नर और मादा, उसमें क्या था, 1 जनक था। लेकिन लैंगिक जनन में हमेशा क्या होंगे, 2 जनक होंगे, नर और मादा, मेल और फीमेल। जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी नर और मादा 2 जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और ये मिल कर के युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं, जो आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये मादा युग्मक है, ये नर युग्मक है, यानी ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है। तो ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो इस क्रिया को निषेचन, ये आगे जो हम पढ़ेंगे इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद भ्रूण यानी नया जीव बन जाता है। अब ये नीट के लिए लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है एनसीईआरटी का। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से जटिल तथा धीमी प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन जब भी होगा हमेशा ये जटिल यानी बहुत ही जटिल क्रिया है और धीमी होती है। अलैंगिक जनन बहुत सारे जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ये धीमी होती है और जटिल है। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था में परिपक्वता तक पहुँचते हैं, इसके बाद ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। जब वो परिपक्व हो जाते हैं यानी वयस्क अवस्था में आ जाते हैं, तभी वो लैंगिक जनन कर पाते हैं। वृद्धि का यह काल किशोरावस्था यानी इसे कहते हैं, किशोरावस्था कह दें या एडल्ट का मान लेते हैं, और कहलाती है वयस्क अवस्था कह सकते हैं। इसे पादपों में यह कायिक प्रवस्था कहलाती है। अगर पादप है तो उसमें यह जो वयस्क अवस्था है, जो किशोर अवस्था यानी जो एडल्ट है, वो कायिक प्रवस्था कह देते हैं इसे। अब किशोरावस्था यानी कायिक प्रवस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ। जब किशोरावस्था जैसे शुरू होता है, इसमें समाप्त होता है, तुरंत क्या होता है, जनन प्रावस्था आ जाती है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से देखा जा सकता है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में जैसे एडल्ट पादप में देखा जा सकता है, जब अपने पुष्प आने लगते हैं। जैसे कोई पादप एडल्ट जब होता है, जब वह यानी कायिक प्रावस्था में आता है, तो उसमें फूल लगना शुरू हो जाता है, तो समझ में आ जाता है ये पौधा जो है एडल्ट हो गया है, यानी ये रिप्रोडक्शन के लायक हो गया है, लैंगिक जनन के लायक हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे नीट के लिए इम्पॉर्टेंट आगे है, ये बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। यानी बांस जो होता है ये जनरली देखते हैं तो इसका आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन 50 से 100 वर्ष के बाद ये एक बार फूल देता है, और फूल देने के बाद बड़ी संख्या में फूल उत्पन्न करता है और मर जाता है। यानी 50 से 100 वर्ष बाद बांस फूल देता है और वह ख़त्म भी हो जाता है। और एक और है स्ट्रोबेंथियम कुनियाना, ये भी याद रखना है, ये भी नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रोबेलेंथियम कुनियाना नीला कुरेंजी, जो इससे नीट के लिए एमसीक्यू बनता है और बोर्ड एग्जाम में भी एमसीक्यू बन सकता है। 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। यह 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करेगा। इस पादप ने सितंबर अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए, यानी सितंबर अक्टूबर 2006 के दौरान किया था, और फिर उसके बाद 12 जोड़ लेंगे तो यानी
2006 से 2018 में फिर पुष्प पैदा करेगा। तो ये जब पैदा किया था तो जैसे केरल और कर्नाटक एंड तमिलनाडु की तरफ होता है, यह पहाड़ी क्षेत्र के सड़कों किनारे पुष्पों का कलिश बीच जाना, यानी बहुत सारे पुष्प दिखाई देते थे, यानी अच्छा लगने लगा, पूरा सड़क पे पूरा पुष्प ही पुष्प दिखने लगता है, कुछ अलग निराला सा हो जाता है। तो किनारे पर पुष्पों की कलिश बिछा देना, यानी पड़ा जिस दृश्य को सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इसकी और आकर्षित होती है, यानी एक अजूबा टाइप हो जाता है जब ये 12 वर्षों बाद पुष्प देता है। अब आज जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी, यानी अपरास्तनी जैसे मैमल होते हैं जिनमें अपरा होता है, मादा में अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक, जैसे अपरास्तनी जैसे ये एनिमल होते हैं जो चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन होने लगता है। जैसे जैसे अपरास्तनी में क्या होता है, सक्रियता आती है, चक्रिक अवस्था आ जाती है, चक्र चलने लगते हैं जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोनल परिवर्तन होने लगते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नॉन प्राइमेट स्तनधारी, जैसे गाय, नॉन प्राइमेट पढ़ चुके क्लास 11, प्राइमेट में हम लोग आते हैं, बंदर आते हैं। नॉन प्राइमेट में गाय, भैंस, भेड़, चूहे, हिरन, कुत्ता, चीता आदि आते हैं। जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं। इनमें जो चक्र होता है वो जो चक्र, उस चक्र को कहते हैं ओवेस्ट्रम साइकिल कहते हैं, यानी मध्य चक्र कहते हैं। उस चक्र को क्या कहते हैं, मध्य चक्र। याद रखना है, उस चक्र को क्या कहेंगे, मध्य चक्र। जबकि प्राइमेट यानी बंदर, एप्स, मनुष्य में, हम लोगों में जो यानी मादा में, यानी मनुष्य के जो मादा होती हैं उनमें जो ये चक्र चलता है उसे ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इस चक्र को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये भी नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर नीट, अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जीवन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इस कारण इसे सतत प्रजक कहते हैं। यानी कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जो पूरे जीवन काल तक जनन करते रहते हैं, तो उन्हें पूरे जीवन काल तक जनन में सक्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें सतत प्रजक कहते हैं। यानी हमेशा करेंगे, जैसे एडल्ट हुए और मृत्यु तक करते रहेंगे, तो इसे कहेंगे सतत प्रजक। क्या कहेंगे, सतत। सुविधा के लिए लैंगिक जनन में क्रमबद्ध घटनाओं को 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है। जैसे 3 अवस्था में बांट दिया गया है हमारे सुविधा के लिए। जैसे निषेचन पूर्व घटना है, यानी निषेचन के पहले की घटना, यानी अभी निषेचन हुआ नहीं, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उसके पहले क्या क्या हो रहा है। और निषेचन आ गया, उसके बाद निषेचन के बाद की घटना, यानी निषेचन के बाद जो घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या हो रहे हैं। निषेचन के पहले आप सोचिए क्या क्या हो सकता है। गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन, पहले युग्मक जो होते हैं उनमें जनन होता है। उसके बाद फिर युग्मक स्थानांतरण, गैमीट को ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल बॉडी में। तो यानी निषेचन के पूर्व 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं। युग्मक जनन, यानी युग्मक के बीच में भी अपना जनन हो जाता है और ज़्यादा युग्मक बन जाते हैं। और उसके बाद युग्मक का स्थानांतरण, यानी युग्मक फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये निषेचन के पहले की घटना है। अब आ जाइए इसमें युग्मक जनन क्या क्या आ सकता है, कैसे, या फिर इसी में पहले समझ लीजिए। युग्मक जनन हो गया, फिर ये हो गया, उसके बाद निषेचन जब दोनों मिलेंगे, ये मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में मिल जाएंगे तब उसको निषेचन कहेंगे। अभी आगे बताएंगे। अब इसी में पहले निषेचन के पूर्व की घटना डिटेल में जान लीजिए। युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, इसमें देखेंगे समयुग्मी,
समयुग्मकी मतलब आइसोगैमस कहते हैं। ऐसे युग्मक जो आपस में दोनों एकदम समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, उस युग्मक को कहते हैं समयुग्मक। जैसे जब दो युग्मक एक समान दिखाई देते हैं उसे समयुग्मकी। जैसे क्लेडोफोरा शैवाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम है। विषम युग्मकी एनाइसोगैमस, दोनों युग्मक क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे एक बड़ा होगा छोटा होगा, जैसे ज़्यादातर फीमेल जो गैमिट होता है वो बड़ा होता है और मेल गैमिट छोटा होता है। विषम युग्मकी में हम लोग यहाँ देखेंगे जब दोनों युग्मक समान दिखाई नहीं देते हैं तो इसे विषम युग्मकी। अधिकतर लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव विषम युग्मकी होते हैं। जो लैंगिक प्रजनन करते हैं वो अधिकांश क्या होते हैं, अधिकांश कह रहा हूँ, वो विषम युग्मक। नर युग्मक शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंड यानी एग कहते हैं। फ्यूकस जैसे यहाँ पे दिखाया गया फ्यूकस का, ये फीमेल गैमिट बड़ा है और मेल गैमिट छोटा है, तो इसलिए विषम है। और यहाँ पे भी मादा में देखेंगे या मानव में देखेंगे फीमेल गैमिट क्या है, ओवरी यानी ये इस तरह की है, ये इस तरह का है। अंड युग्मक की देखेंगे दोनों एक समान नहीं है। नोट पॉइंट बीएससी वगैरह में जब जाएंगे यहाँ तो दो ही है, तो अंड युग्मकी भी आ जाएगा, उसे कहेंगे ऊगैमस कहेंगे। बीएससी में जब आप जाएंगे तो आप एक और पढ़ेंगे, तो अभी जान लीजिए ये नोट पॉइंट में। इसमें नर युग्मक या फिर पूछ भी सकता है, कभी पेपर वैसे हो जाए तो ये भी पूछ सकता है। इसमें नर युग्मक बहुत छोटा तथा मादा युग्मक बहुत बड़ा होता है। नर युग्मक क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा और मादा युग्मक बहुत ही बड़ा होगा, इसलिए इसको अंड युग्मकी कहते हैं। यह एक प्रकार का विषम युग्मकी ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, नर युग्मक बहुत छोटा होता है और मादा युग्मक बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट इसी में अभी चल रहा है अब उभयलिंगी। उभयलिंगी आप 11th में पढ़ चुके हैं। उभयलिंगी और उभयलिंगाश्रयी बात एक ही, समथैली या बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी बात एक ही है। कोई भी आ जाए बात, चाहे उभयलिंगी आ जाए तभी वही है ना। दोनों लिंग जिसमें होते हैं, मेल फीमेल दोनों एक ही में होते हैं, उसको कहेंगे द्विलिंगी भी कह सकते हैं, उभयलिंगी भी कह सकते हैं, उभयलिंगाश्रयी भी, समथैली, बाइसेक्सुअल। देखिए यहाँ जब दोनों लिंग नर और मादा एक ही शरीर में पाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया गया नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट यह है दोनों। एनसीईआरटी का पादप में कुकुरबिटा यानी कोहड़ा में क्या होता है, मेल फीमेल एक ही में होता है। नारियल में